अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। मोस्ट वेलकम करूंगा। मैं आपको बताऊं कि जो है अगर हम आज के लेक्चर की बात करते हैं तो आज का लेक्चर बेसिक तौर पे जो आपकी पार्ट 1 बुक का है, इसका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, जिन टॉपिक्स को हम समराइज करेंगे, जिन टॉपिक्स के बारे से बात करेंगे। मैंने अब तक आप लोगों के लिए 5 वर्कशीट अपलोड कर दी हैं, ठीक है, एमडी कैट वर्कशीट फोल्डर के अंदर, यानी मेरे जो कैंपस डिराइव है, ठीक है, इस पर अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा क्या मिलेगा भी, आपको वहां पर जो है कुछ फोल्डर्स मिलेंगे और उसमें आपको जो है एमडी कैट वर्कशीट का फोल्डर मिलेगा। वहां से आप तमाम की तमाम मेरी जो 5 वर्कशीट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है फिर वहां से आप क्या कर सकते हैं भी, प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की। सर प्लीज आप टेस्ट के की सही बना दें। बिल्कुल, मैंने सही की जो है मैंने बना के आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। जिस भी टेस्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, देखो मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने जो है आप लोगों को जब टेस्ट अपलोड किया था तो फौरन से आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी थी। आप लोग उस पोस्ट के ऊपर जो भी कंफ्यूजन हो वो शेयर किया करो, वो पूछा करो। आज सुबह भी मैंने जो है आप लोगों के लिए सुबह अर्ली जो है अपने जो आज के नोट्स, लेक्चर नोट्स थे, वो अपलोड कर दिए, ठीक है। और वो सर आज का टेस्ट बता दें, मैं बताता हूं, ठीक है। तो वो आप लोगों, मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर में आने से पहले आपने उसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो उस पर भी आपको कंफ्यूजन जहां पर होती है वो शेयर कर लिया करें। सर आज जो टेस्ट है उसकी सिलेबस बता दें। मैंने आपको बताया था सर हम कहां से डाउनलोड करें। सर ना आपने सिर्फ जो है मेरी प्रोफाइल पर जाना है, वहां पर डिराइव ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर्स मिलेंगे, एमडी कैट के फोल्डर्स होंगे जिसमें कि आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आज जो टेस्ट हमारा है, ठीक है, उसमें क्या कुछ है, उसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड जो टॉपिक भी हमने किए थे, ठीक है, वो सबके सब शामिल हैं और इवन इंक्लूडिंग द कंसंट्रेशन यूनिट्स। और वो कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो मोलरिटी है, वो मोल फ्रैक्शन है और परसेंटेज है। सर कैम और बायो के सर ने रिप्लाई नहीं किया। अब देखो मैं आपको बताऊं अवैस, शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को याद रखें कि संडे वाले दिन जो है, संडे वाले दिन मैंने तमाम स्टूडेंट्स के जिनके भी जो है जो भी मैसेजेस आए हुए थे सबके मैंने आंसर कर दिए हैं। संडे के बाद आपने कल कर लिया तो वो कल फौरन से जो है रिप्लाई नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे उसका भी आंसर, ठीक है। सर मैंने पूछना था कि आपने बताया नहीं था, अभी कहाँ मांगू, कौन सा क्वेश्चन पूछा, जल्दी से बता देना ताकि मैं आपको जो है आंसर कर दूं। अच्छा सर टेस्ट की डिस्कशन कब होगी? वो कल ही हम कर लेंगे, ठीक है, कल ही कर लेंगे सर। बाकी सब्जेक्ट्स का शेड्यूल कब तक आएगा वो मिल जाएगा आपको, आई थिंक अपलोड भी हो चुका होगा, आप लोग देख सकते हैं, अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सर टेस्ट की डिस्कशन कब होगी? वो कल ही हम कर लेंगे, आज का टेस्ट होगा, कल हम डिस्कस कर लेंगे। सर हमें टेस्ट की कॉपी कहां से मिलेगी? हैदर जैसे आपने कल टेस्ट दिया था बायोलॉजी का, वैसे ही आज भी टेस्ट होगा। और जो है सर ये सब सब्जेक्ट्स का टेस्ट P1 होने के बाद FLP लिखा है, एग्जैक्टली FLP होगा, एग्जैक्टली उसके बाद फुल लेंथ पेपर होगा, तमाम सब्जेक्ट्स का मिलाकर जो है एक टेस्ट लिया जाएगा और 8 बजे होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहली स्लाइड इनके लिए जो है वो ओपन कर दें। देखो मैंने आपको बताऊं कि जो है लास्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एवेपोरेशन का टॉपिक, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम जो है डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हम समझेंगे, इस रिलेटेड हम एमसीक्यूज की एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो भी करेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर की जहां तक बात है, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। इसको समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, मैं वो जो है आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते हुए उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊं, इससे मुतालिक जो है समझाऊंगा भी, ठीक है। पहले ये जो है इन व्हाइट बोर्ड मुझे इनको शो कर दें इनको, ताकि मैं समझा सकूं कुछ। व्हाइट बोर्ड शो कर दें, व्हाइट बोर्ड शो कर दें। देखो वेपर प्रेशर की जहां तक बात है, देखो एक लेट सपोज मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें एक हमारे पास लिक्विड मौजूद है। आप ये बात जानते हैं कि वेपोरेशन का प्रोसेस तमाम टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर होता है, यानी कि हम कहते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है वो क्या करता है, वो अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू गैसियस वन, यानी कि वेपर्स की फॉर्म के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करेगा एट ऑल टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक हो गया। अब जब ये वेपर्स बनेंगे, अगर जो ये बीकर ओपन है तो ये वेपर्स जो भी बन रहे हैं लिक्विड के, ये चले जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस कंटेनर को क्लोज कर दूं, इसी ब्रेकर को क्या करता हूं, इसी बीकर को मैं अगर क्लोज कर देता हूं, तो क्या होगा कि जो वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड के, वो अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे
और फिर क्या होगा, क्योंकि वेपर्स हैं गैसियस फॉर्म के अंदर, और आप एक बात जानते हैं कि जो गैसियस फॉर्म के अंदर सब्सटेंस होते हैं, हम कहते हैं कि भी उनकी एनर्जी हाई होती है, वो मूव करते हैं, वो रैंडमली मोशन को शो करते हैं, और रैंडम मोशन को शो करते हुए वो आपस में भी स्ट्राइक करेंगे, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी स्ट्राइक करेंगे, और सरफेस ऑफ लिक्विड से भी स्ट्राइक करेंगे। तो चांस है कि जब ये वापस आएंगे और सरफेस ऑफ लिक्विड से स्ट्राइक करेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यही वेपर्स फॉर्म में मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होते हुए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पर क्या होगा, दो प्रोसेस चलेंगे, एक ये कि लिक्विड से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको भी, लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू वेपर्स फॉर्म, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है कि जी क्या कहते हैं, जब ये वेपर्स जो हैं सरफेस ऑफ लिक्विड को स्ट्राइक करते हैं, तो यही मॉलिक्यूल जो वेपर्स फॉर्म के अंदर थे, ये वापस जो है क्या कर रहे हैं, लिक्विड का हिस्सा बन रहे हैं। ये जो वापस कन्वर्जन है ना गैसियस फॉर्म इनटू द लिक्विड फॉर्म, इसको हम सिंपली कहते हैं कंडेंसेशन। ये इवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाएगा, पीछे वाला प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन, इसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि चूंकि ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है, जिसमें कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, उतने ही मॉलिक्यूल हम कहते हैं वापस कंडेंस भी हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, और इस पे जो ये वेपर्स इस सरफेस पे जाकर जो है अपनी स्ट्राइक करते हुए फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन जो मैंने मेंशन की थी, ये आपको समझ आ गई होगी, कोर कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर का समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इनकी स्क्रीन पर लेकर आए वापस से जो है वो स्लाइड लेकर आए वापस इनकी स्क्रीन पर स्लाइड ला दें, नहीं फर्स्ट, ठीक है। अब देखें हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो देख ली, सना रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा, हम फैक्टर्स को देख लें। फैक्टर्स हमारे पास इस पर जो है हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम कहते हैं कि दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक वो फैक्टर्स के जो इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर के ऊपर, और एक वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करते वेपर प्रेशर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम बात कर लेते हैं वो इफेक्ट नहीं, वो फैक्टर्स के जो इफेक्ट करते हैं किसको, वेपर प्रेशर के ऊपर, उसमें है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर आपके पास जो है लिक्विड पोलर टाइप का हो या इस तरह का हो जिसमें कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो हम जानते हैं कि इस तरह के लिक्विड के पार्टिकल्स तो इवेपोरेट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। और फिर क्या होगा कि फिर इस तरह का जो सब्सटेंस है उसमें इवेपोरेशन रेट बहुत स्लो होगा, इसलिए वेपर प्रेशर भी इस तरह के सब्सटेंस का कम होगा, ठीक है। सो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगा या वो वीक है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि भाई जो हमारे पास एवेपोरेशन रेट है वो स्लो होगा, और ओवरऑल वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस का भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस तरीके से साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास नॉन पोलर टाइप ऑफ लिक्विड्स आ जाएं, ठीक है, तो इस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन साइज बड़ा होगा, जो पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो बढ़ेगी, जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और मोर प्रेशर एक्सर्ट करेगी ये, ठीक है, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो कम होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो वेपर प्रेशर हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक हो गया। और टेम्परेचर की जहां तक बात है, जितना आप टेम्परेचर रेज करोगे उतना ही हम कहते हैं कि एवेपोरेशन रेट हाई होगा, जल्दी से मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे और वेपर प्रेशर को मोर एक्सर्ट करेंगे। यहां तक कुछ पूछने आप लोगों ने, सर लेकिन वाटर तो एवेपोरेट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, सारे के सारा मतलब जो वाटर है अगर आप उसको जिस तरह फेंकते हैं जमीन पर, ठीक है, तो वो एवेपोरेट कर जाता है। आपको बताऊं कि तमाम के तमाम जो सब्सटेंसेस हैं उनमें हर टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। जैसे कि पानी अगर हम जो है खुला छोड़ देते हैं तो उसको लेट सपोज अगर जो है 1 घंटा रिक्वायर है कंप्लीट एवेपोरेट करने के लिए, तो इसकी निस्बत अगर आप जो है उतनी ही क्वांटिटी का पेट्रोल लेते हैं तो वो तो 15 मिनट्स ले लेगा, सारा एवेपोरेट कर जाएगा। सो हम सिंपली ये बात कहते हैं कि एवेपोरेशन रेट मैटर करता है वेपर प्रेशर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है जी। सर 2 और 3 पॉइंट, ठीक है जी, वापस बता दें 2 और 3, अगर कंटेनर क्लोज है
बिल्कुल उरीबा, उसी केस में हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, उसी केस में वेपर प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। कह रहे हैं 2 और 3 की बात करते हैं। 2 और 3 की जहां तक बात है, साइज और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने मुझसे पूछा, ठीक है। साइज मैंने आपसे कहा कि जितना आपके पास मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होने से क्या होगा कि जी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होंगे। इस तरह के मॉलिक्यूल को पोलर में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का अमल कहते हैं ना, कि आपने चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 में पढ़ा होगा, शुरू में पढ़ा होगा। इसमें हम कहते हैं लार्जर साइज में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर नॉन पोलर भी हो तो उसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है जी, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन एंड कोलिजन, ठीक है। तो साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो हम कहते हैं कि फिर क्या होगा कि फिर जो लिक्विड हमारे पास है वो इतना आसानी से एवेपोरेट नहीं कर पाएगा। इस तरह के लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर भी कम होता है। जी क्वेश्चन पूछे, यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने? पोलराइजेबिलिटी डिफाइन कर दें। द एबिलिटी टू क्रिएट पोल इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। द एबिलिटी टू क्रिएट पोल इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। नंबर ऑफ बॉन्ड मैटर करते हैं, सारा कह रही है एग्जैक्टली बिल्कुल करते हैं, इसको मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर दो एटम के दरमियान, अच्छा ये चीज क्लेरिफाई कर दूं, सारा एक बात मैं भी खुद जो है सवाल से थोड़ा सा आपको जो है क्लेरिफाई कर दूं, ठीक है। देखो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, इस वक्त एवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। एवेपोरेशन के केस के अंदर हमें मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम के दरमियान बॉन्ड नहीं तोड़ना, हमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करना है। तो बॉन्ड 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, हमें बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है, हमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़नी है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड मैटर उस तरह से नहीं करेंगे, सारा इवेपोरेशन के ऊपर भी और वेपर प्रेशर के ऊपर भी, ठीक है। सरफेस एरिया से क्यों वेपर प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, अभी वो बात करनी है हतीजा, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पोलराइजेबिलिटी डिफाइन कर दी मैंने सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का फैक्टर बता दिया मैंने आपको। फोर्स स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर सकते, एग्जैक्टली रमीज है, यही मैंने कहा। एक्सटर्नल प्रेशर हैज नो इफेक्ट, वो बताऊंगा अभी उससे मुतालिक हम जाएंगे, बात करेंगे। जी अब वापस से क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ पूछने आप लोगों ने। बिग साइज, ठीक है, मोर पोलराइजेबिलिटी, लेस वेपर प्रेशर। विशाल एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा अब वो फैक्टर्स के जो इफेक्ट क्रिएट नहीं करते, एक हमारे पास है सरफेस एरिया और दूसरा हमारे पास है अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं कि जो इफेक्ट क्रिएट नहीं करते, किसके ऊपर? वेपर प्रेशर के ऊपर जो है इफेक्ट क्रिएट नहीं करते। स्लाइड है रिमूव कर दें, व्हाइट बोर्ड में देखें जनाब, इस पर देखें। अगर मैं ये करता हूं, मैंने इतने कंटेनर में इस लिक्विड को रखा हुआ है, अगर मैं लिक्विड इस कंटेनर में रख लेता हूं जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा ही नहीं, हम समझाओ कहते हैं सरफेस एरिया बढ़ गया। अब अगर सरफेस एरिया बढ़ भी गया तो मोर वाटर मॉलिक्यूल, जो भी लिक्विड हमने लिया हुआ है इस कंटेनर में, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वापस कंडेंस भी होंगे। यानी कि हम समझाओ कहते हैं कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा भी देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाने से एवेपोरेशन तो बढ़ेगी लेकिन साथ ही साथ कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगी, तो कोई खास इफेक्ट नहीं है, वेपर प्रेशर पे कोई खास इफेक्ट नहीं है। बाकी जहां तक लिक्विड या जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी बात है, आप ज्यादा ले लेंगे तो भी एवेपोरेशन उतनी ही होनी है, कम ले लेंगे तो भी एवेपोरेशन उतनी ही है, क्योंकि एवरेज एनर्जी से अबव एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स ही एवेपोरेट करते हैं। लार्जर जो है हम क्वांटिटी में ले लेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, अगर नहीं है तो कम से कम जरूर देखिए मेंशन कर देना क्लियर, ताकि मुझे आसानी हो सके और हम नेक्स्ट मूव कर सकें। सर रिलेशन लिख दें प्लीज साथ, ठीक है, माधुर लिख देते हैं जल्दी से। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर रखेंगे उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज बड़ा होगा उतनी ही पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, जितनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है जी। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है भाई, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशंस हैं जिनसे हम डिफाइन करते हैं। साइज के बारे में फिर बता दें, देखो बुरेरा, अगर आप साइज बढ़ाते हो मॉलिक्यूल का, जैसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है
हम जस्ट लेट्स सपोज हाइड्रोकार्बन को ले लेते हैं, उसके तहत हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास C2H4 है, ठीक है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास क्या हो C6H14 हो, ये लार्जर मॉलिक्यूल है। आपने बात पढ़ी भी है, जितने ज्यादा हमारे पास लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है उसमें उतना आसान होता है पोल्स को क्रिएट करना। जितना आसान होगा पोल्स को क्रिएट करना, उतने ही आसानी से इन पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी तो इस तरह के पार्टिकल्स को एवेपोरेट करना मुश्किल है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है। हम समहाउ कहते हैं कि इवन के इनका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। तो ये बात हम कर रहे थे। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के क्या, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्विलिब्रियम पर होना जरूरी है। एग्जैक्टली शरीका, देखो अगर आप जो है इस कंटेनर को ओपन छोड़ दोगे तो पार्टिकल्स एस्केप कर जाएंगे, और जब एस्केप करेंगे तो कंडेंसेशन का अमल होगा नहीं, ठीक है। और जो वेपर प्रेशर हम अचीव करना चाहते हैं, या हम समहाउ उसको जो है समहाउ क्या कहते हैं मेजर करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। जी जी, मानो रिलेशन मैंने मेंशन कर दिए। ऑयल का वेपर प्रेशर मोर देन वाटर और लेस। देखो मैं आपको बताऊं, ऑयल डिपेंड करता है फायजा कौन से ऑयल की बात कर रही है। अगर आप सिंपल पेट्रोल की बात कर रही हैं तो इनमें पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, तो ये बासानी एस्केप कर जाते हैं, तो इनका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा ही होता है। सर यूएचएस एमडीकेट में 2019 के सिलेबस में शो होता है, तो वही 2020 का होगा एग्जैक्टली, वही हम देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया में भी होगा और लार्ज में भी होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। कोई और क्वेश्चन सर? वाटर में स्ट्रॉन्ग होती है, एवेपोरेशन होती है, इजीली एवेपोरेट क्यों होता है? देखो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इजीली एवेपोरेट क्यों होता है। और ये बात देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप वाटर की बात कर रही हो, मैंने आपको बताया कोई भी सब्सटेंस आपके पास हो, इवन इंक्लूडिंग सॉलिड एज वेल, आप इमेजिन नहीं करेंगे सॉलिड के अंदर भी इवेपोरेशन हो रही होती है, लेकिन वो इतने कम एक्सटेंट में हो रही होती है, इतने कम एक्सटेंट में हो रही होती है कि आप उसको नहीं देख पाते, या इवन आप उसको महसूस नहीं कर पाते, ठीक है। सो इवन के देखो आप वाटर की बात कर रहे हो, लिक्विड फॉर्म में तो है ही, इवन आप उसको बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो फिर भी उसमें से भाप निकल रही होती है, तो इवेपोरेशन रेट चलता रहता है, ठीक है। सर वेपर प्रेशर में मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं तो या नहीं कंटेनर में? देखो मैं बताऊं, जवाब हमने सपोज किया हुआ है कि कंटेनर क्लोज है। इस केस में हम इस क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। बता दिया नबू रहरा। सरफेस एरिया कैसे, मैंने आपको बताया छोटे साइज का अगर कंटेनर हो तो उसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होगा। लार्जर साइज बढ़ा दोगे, साइज बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, इवेपोरेशन का जो है बढ़ेगा, जब इवेपोरेशन बढ़ेगा तो कंडेंसेशन भी उसके इक्विवेलेंटली तौर पे बढ़ेगा, ठीक है जी। स्ट्रेंथ रिपीट कर दें, देखो जब आपके पास जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर डेवलप होंगी तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि फिर हम कहते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम की समझ नहीं आई, जल्दी से जल्दी रिपीट करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। देखो इक्विलिब्रियम की बात जहां तक है, हम कहते हैं अगर हमारे पास क्लोज कंटेनर हो, जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतने ही क्या होंगे, वापस जब वेपर्स जो है स्ट्राइक करेंगे विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो वापस देखें क्या करेंगे, अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये दो ऑपोजिट प्रोसेस हैं, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये इक्वल होंगे। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये कहलाएगा क्या भी, इसको हम कहते हैं समहाउ कि ये जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहलाएगा। अब जल्दी से एक एमसीक्यू करवाता हूं, फिर हम चलेंगे मैनोमेट्रिक मेथड की तरफ, ठीक है। और मैनोमेट्रिक मेथड जो है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि मैनोमेट्रिक मेथड से किस तरीके से हम वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से व्हाइट बोर्ड पे हम एक एमसीक्यू जो है देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। Which of the following will have least vapor pressure? अब आपने इसमें से ऑप्शंस बतानी है। ए हमारे पास आएगा फर्स्ट फॉर एग्जांपल NH3, बी हमारे पास क्या आएगा भी, फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं वो हम ले लेते हैं क्या भाई, लेट्स सपोज हमने ले लिया इसको ब्रोमीन वाटर Br2 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से सी आपके पास ऑप्शन आ रहा है वाटर H2O, ठीक है। और डी ऑप्शन आपके पास क्या है भी,
फॉर एग्जांपल HCl आप ले लेते हैं। अब बताएं इनमें से कौन सा आपके पास जो है आपको लगता है ठीक है, इसमें से कौन सा डायनेमिक है, बता दें एग्जैक्टली डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि वो इक्विलिब्रियम, इसमें दो ऑपोजिट प्रोसेस कंटिन्यू रहे, ठीक है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सर अगर हम आयनिक सॉल्यूशंस बनाते हैं तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट क्या कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, इनमें से आपने कंपैरिजन करना है और मुझे बताना है कि राइट ऑप्शन क्या बनता है। देखो लॉजिकल आंसर होना चाहिए। आप लोग ABC कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लॉजिक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लॉजिक तो होगी जिसके तहत आप इसका आंसर जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखना है, आप लोगों ने आंसर दे दिए, अब मेरी बात समझें, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था कि वेपर प्रेशर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तमाम लोगों का आंसर जो इस वक्त आप दे रहे हैं, ज्यादातर मैं कहूंगा एक दो का आया भी है, ठीक, ज्यादातर लोगों का आंसर गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। डी ऑप्शन भी नहीं है, ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। रीजन क्या है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। शायद आपने अभी जो है मतलब वो चीजें आपने जो पढ़ी है उसको इस्तेमाल आप नहीं कर पाए इस जो है MCQ के अंदर। देखो हमने बात पढ़ी थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वेपर प्रेशर आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इनवर्सली रिलेटेड हमारे पास है, हम कहते हैं होते हैं। अब देखो इन इस जो मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की, जो मैंने आपको MCQ प्रोवाइड किया है, ठीक है, इनमें तीन ऑप्शंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अभी हमने पढ़ना भी है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन आपने जो प्रीवियस आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करना था। और वो कैसे इस्तेमाल करना था? आपने देखना था कि भाई तीन कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये तो एक्सक्लूड हो गया ना, ये तो ऑप्शन बनती ही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बाकी में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो स्ट्रांग होने की वजह से हम कहते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट इसकी निस्बत ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन जो है हमारे पास ऑप्शंस के अंदर है, ठीक है। और अब हमने कंपेयर करना है कि किस जो है कंपाउंड के अंदर गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो है वाटर। आप देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, उसमें आप देखेंगे कि वाटर एक वक्त में, चूंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो ये एक ही वक्त में क्या करेगा? दो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। जबकि अमोनिया की जहां तक बात है तो नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर है, ये एक वक्त में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होती है, इसमें उससे कम होती है। सबसे लीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। मुझे जरा ये दे देना, ठीक है। सबसे लीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं कि HCl मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आप लोगों को रेट करवाऊं, अगर मैं आपको करवाऊं कि भाई किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, किसका कम होगा, तो आप लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो है वेपर प्रेशर की हम जहां तक बात करते हैं, सबसे लीस्ट इसका वेपर प्रेशर होगा, इसकी निस्बत इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसकी निस्बत इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर जो है वो ब्रोमीन का होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। समझ आई आप लोगों को? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई आप लोगों को NH3 क्यों नहीं है? देखो मैं आपको बताऊं कि यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर हम कंपेयर करेंगे। आल्सो ऑक्सीजन एस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल सही है, देन नाइट्रोजन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हम आगे चलते हैं और इस वक्त मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आऊंगा मेथड, मेजरमेंट मेथड कि किस तरीके से हम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। सर NH3 आल्सो हैज पोलैरिटी, सो व्हाई नॉट ए? मोमिना, मैंने आपको बताया कि दोनों में, यहां पर इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत डिसाइड करते हैं। यहां स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, यहां पर ज्यादा है, ठीक है। सना NH3। नेक्स्ट आपकी जो है स्क्रीन पर स्लाइड आएगी, इसमें हम मेजरमेंट की बात करेंगे। मैनोमेट्रिक मेथड आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। ऑर्डर लिख दें, एक मिनट ऑर्डर लिख दें, कर दिया आपने? चलें ठीक है। ज़रफशान, आपने मुझे दोबारा याद करवाना है, जब हम व्हाइट बोर्ड पे आएंगे फिर मैं आप लोगों के लिए इसमें ऑर्डर भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है सर। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो हैदर, हम आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्क्राइब करेंगे, उसमें मैं आपको जो है इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। इस वक्त जो है मैनोमेट्रिक मेथड हम पढ़ते हैं, ये वो मेथड है कि जिसको अप्लाई करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है
वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो हम इस तरीके से जो है मेजर करेंगे। अगर हम जो है इसको देखते हैं तो इसमें हमारे पास मेंशन किया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखी हुई है, जैसे कि है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो हम लिखते हैं कि एक्चुअली द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फ्लास्क इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड इज गिवन बाय P इज इक्वल टू PA प्लस डेल्टा H। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये टर्म्स देखने, P इज इक्वल टू क्या है, वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है एट 1 atm, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डेल्टा H बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास यू शेपी मैनोमीटर होता है इसमें जो मरकरी की हाइट है, ठीक है, ये इसका जो डिफरेंस क्रिएट होगा इसको हम कहते हैं डेल्टा H। स्लाइड हटा दें, देखो जरा, मैं आप लोगों के लिए रफली जो है डायग्राम बनाऊंगा, जल्दी जल्दी हमने इसे कवर करना है क्योंकि इतना भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मैनोमीटर, इसमें होती है मरकरी। ठीक हो गया, इसमें होती है क्या हमारे पास मरकरी। ठीक है, अब देखो जो भी लिक्विड हम इस जो है चाहते हैं कि जिसका वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करें, जिस भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं इस सब्सटेंस यानी इस फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ये फ्लास्क क्या होगी भाई, जिस भी टेम्परेचर पर आपने जो है मेजर करना हो उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, आप थर्मोस्टेट यहां पर होता है। थर्मोस्टेट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे जो फ्लास्क के अंदर मौजूद चीज है उसको बॉयल भी कर सकता है और उसको इवन फ्रीज भी कर सकता है। आपका कंप्लीट डिटेल में मेथड पढ़ लेना। ठीक है, जिसमें हम करते क्या है, एक दफा हमने लिक्विड ले लिया इनसाइड फ्लास्क, जो भी सब्सटेंस हमने ले लिया इनसाइड फ्लास्क, एक दफा उसे फ्रीज करते हैं, फिर सक्शन पंप की मदद से जो भी एयर होती है उसको निकाल देते हैं, फिर उसके बाद इसको बॉयल करते हैं, फिर जो है फ्रीज करेंगे, सक्शन पंप से एयर को निकाल देंगे ताकि एक्यूरेटली तौर पे हम मेजर कर सकें कि सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है जी, अब होता क्या है, हमने जब ये सारा कुछ सक्शन पंप के थ्रू क्लियर कर लिया, हम करते हैं क्या है कि लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमने इस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो जो हमारे पास थर्मोस्टेट होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे नोब के जरिए से हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर अटेन करवा देते हैं इनसाइड फ्लास्क। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से ये सब्सटेंस एवेपोरेट करते हुए इसके वेपर्स जाएंगे इधर को और जाएंगे, जाकर यहां पर स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं कि ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या है, ये ओपन है। ठीक है, यहां से यू शेप, ठीक है कर देता हूं। ये जो मैनोमीटर का ये एंड होता है ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन है, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये है PA, यानी PA का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, मर्करी कॉलम के ऊपर, यहां से प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस लिक्विड का। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन ये देखें, यानी जो हम इस पर इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो कि है इक्वेशन P इज इक्वल टू PA प्लस डेल्टा H। मैंने आपसे कहा कि P का मतलब यहां पर क्या है, ये प्रेशर बेसिक तौर पे इसकी अमाउंट भी और इसकी अमाउंट को शो करता है। हम कहते हैं कि मेंशन भी मैंने किया हुआ था कि द प्रेशर ऑन द ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो फ्लास्क के अंदर हमारे पास सब्सटेंस है इसकी सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा, यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इन जो है पार्टिकल्स की वजह से, इन वेपर्स की वजह से, ये एग्जैक्टली इक्वल होता है किस चीज के, जो प्रेशर इस एटमॉस्फेयर की वजह से अप्लाई हो रहा है इस लिंब के ऊपर और जो इसकी हाइट में डिफरेंस क्रिएट हुआ डेल्टा एच पे। ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है ये वाला प्रेशर। सर प्लीज रिपीट कर दें। ठीक है, मैं फिर से आपको जो है बताता हूँ। अच्छा ये रिपीट करते हैं, व्हाई नॉट NSTU भाई, हम मुमीना आप वहीं पे बैठी भी हो, थोड़ा सा वेट कर लो फिर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं आपसे ये बात कह रहा था, ये इस पे आपने गौर करना है, ये बेसिक तौर पे मैनोमेट्रिक मेथड है जिसमें हम करने क्या लगे, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। जिस सब्सटेंस को वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो वो फ्लास्क में आ जाता है। ठीक है, वो जिस भी टेम्परेचर के ऊपर हमने सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, हम वो टेम्परेचर अटेन करते हैं, उसके वेपर्स क्रिएट होते हैं, वो जाते हैं, जाकर मर्करी कॉलम पे स्ट्राइक करते हैं, फोर्स यानी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये ओपन है,
तो ओपन होने से क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर का दबाव यानी हवा का दबाव इस पे अप्लाई होगा। जब हमने ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया था उस वक्त क्या होता है कि इस जो है यानी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मरकरी की हाइट है वो क्या होती है, इक्वल होती है, एक ही हम कहते हैं कि लेवल पर होती है। ये चीज आप देख लीजिएगा, जब हम इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है, उस केस के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मरकरी की हाइट है वो इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही हम इस मैनोमीटर को लगा देते हैं विद फ्लास्क जिसमें कि हमने वो सब्सटेंस रखा हुआ है जिसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वेपर्स क्रिएट होते हैं, ये वेपर्स आकर स्ट्राइक करते हैं, फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो यहां से जो मरकरी है वो सप्रेस होता है और मरकरी यहां से हाइट गेन करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वेपर प्रेशर इस वक्त इस फ्लास्क के अंदर लिक्विड के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये प्रेशर इक्वल है किस चीज के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेल्टा एच हाइट जो कि इस कॉलम के अंदर मरकरी ने अटेन की है इसकी इक्वल होती है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या है, देखो जब ये प्रेशर एक्सर्ट कर देगा, ये वेपर्स जो हैं जब ये इस मरकरी कॉलम के ऊपर यहां से प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे तो उसके बाद हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हाइट मरकरी गेन करने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, फर्दर जो है मरकरी हाइट के अंदर चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स यहां से एक्सर्ट हो रही है ये फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हो चुकी है किस चीज के, इसके और डेल्टा एच के इक्वल हो चुकी है। अब आपको समझ आएगी इस बात की। मैनोमेट्रिक मेथड है हमारे यूएस सिलेबस के अंदर, क्योंकि वेपर प्रेशर की जहां तक बात है तो उसका ये सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। मुझे बताएं कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ है, अगर हो गया है तो हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, नहीं तो फिर यहीं पर रहते हुए इसको समझाएंगे दोबारा से। सर समझ नहीं आई, दोबारा से समझा दें, शाज़ा कह रही है। तो मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज हम लिक्विड वाटर की ही बात कर लेते हैं और वाटर के वेपर प्रेशर को एग्जैक्ट टेंपरेचर यानी स्पेसिफिक टेंपरेचर पे मेजर करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, थर्मोस्टेट के जरिए से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन कर लेंगे। अब ये यहां से लिक्विड के वेपर्स बनेंगे और वेपर्स क्या करेंगे, जाके फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मरकरी के ऊपर जो कि इस लिंब के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जैसे जैसे वेपर्स बनते जाएंगे वैसे वैसे मरकरी जो है यहां से डाउन होना शुरू हो जाएगी और यहां से उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि भी एक वक्त आएगा जिसपे के फर्दर जो मरकरी है, ठीक है, उसकी हाइट में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ये उस वक्त होगा कि जब ये वाला जो प्रेशर है जो इस वक्त इस सरफेस पे अप्लाई हो रहा है ये प्रेशर इक्वल हो जाए जो प्रेशर यहां से अप्लाई हो रहा है उसके और जो डेल्टा एच इसने हाइट गेन की है इसके, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच शो करता है क्योंकि जाहिर सी बात है मरकरी है, मरकरी पे भी ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होती है तो दोबारा से इसने वापस नीचे भी आना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली प्रेशर जब तक के इन दो चीजों के इक्वल नहीं होगा तब तक मरकरी जो है इनसाइड कॉलम स्टेबल नहीं हो पाएगी। सर हम इससे बॉइलिंग पॉइंट भी करेंगे, नहीं नहीं इससे बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हम सिंपली जो है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। सर इस सब्सटेंस वेपर प्रेशर मिक्स विद मरकरी और नॉट, नहीं मरकरी से भाई मिक्स क्यों करना है, वो तो हमारे पास जस्ट हाइट को बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सर कोई एमसीक्यू करवा दें रिलेटेड टू दिस वन, बिल्कुल एग्जैक्टली टॉपिक के रिलेटेड हम इंशाल्लाह फर्दर भी आगे एमसीक्यूज करेंगे। मुझे बताएं कि ये आपको क्लियर हो चुका है ताकि फिर मैं आप लोगों को ले जा सकूं और हम कुछ नई चीजें डिस्कस कर सकें कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्लियर हो चुका है यहां तक आप लोगों को? एमसीक्यू कर लेते हैं, दरफशान अभी कर लेते हैं जल्दी से जी। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों की जहन में इस वक्त तक? तो देखो वेपर प्रेशर ऐसे इस इक्वेशन से ना हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता है 760 टॉर है, जो डेल्टा एच प्रोड्यूस हुआ था वो आ गया, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। वाई मरकरी यूज भाई वो एक मेटल है जो कि हम कहते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर है, मूव कर सकती है। सेकंड जो है इनकी स्क्रीन पर जो है थर्ड जो स्लाइड है वो ओपन करें, थर्ड स्लाइड आ गई है। अच्छा अब डायरेक्टली हम जल्दी से जो है बॉइलिंग पॉइंट का भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे, फिर एमसीक्यूज की बात भी हम करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। अच्छा इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू कर ही लेते हैं, जरा इनको दोबारा से दिखाना, इनको व्हाइट बोर्ड दिखाओ, व्हाइट बोर्ड देखो आ गया अभी आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से एमसीक्यू कर भी लेते हैं क्योंकि आप लोग कह रहे थे एमसीक्यू कर लें तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू करवा देता हूं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन छुपी पड़ी है जो कि आप लोगों को जो आज टेस्ट अभी होगा उसके लिए भी जो है हेल्प करेगी। अच्छा which of the following would cause severe burn, which of the following would cause severe burn, ठीक है।
एक ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है यहां पर, सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगी। वो है हमारे पास भी बॉइलिंग वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, ये बी थी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, बॉइलिंग वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी डी ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से बताएं ऑप्शन क्या बनता है। इसका लिंक विद एवेपोरेशन प्रोसेस में आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा मरकरी कॉलम पे, जाहिर सी बात है। मैंने आपसे कहा था कि दूसरी तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल हमने करना है, जैसे ही वो इक्वल होगा जिस हाइट पे जो है मरकरी के इक्वल हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस हाइट को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सब्सटेंस का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसको आपने बताना है। देखो मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया, उसका आंसर मैंने मुझे बता दिया है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है। रीजन क्या है, देखो जब एवेपोरेशन होती है तो क्या होता है, अभी देखो हम ये बात जानते हैं कि जब भी एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं जो एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं सब्सटेंस के, ठीक है, वो सिस्टम की एनर्जी को ले जाते हैं, सिस्टम की एनर्जी के को यूटिलाइज करते हुए हम कहते हैं कि एवेपोरेट कर जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चूंकि ये पार्टिकल्स अपने साथ एनर्जी कैरी करेंगे और हम जानते हैं जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी होती है, ठीक है, उतना ही उनका टेम्परेचर हाई होता है। तो इसके थ्रू जो बर्न होगा वो ज्यादा हम कहते हैं कि सिवियर किस्म का होगा एज कंपेयर टू द ये जो हमारे पास है। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को इस बात की, भी क्लैरिफाई हो गया है कि भाई क्यों डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन रीजन क्या है, क्योंकि इसे कहते हैं जब वेपर्स कन्वर्ट होते हैं ना, यानी वेपर्स में जब हम कहते हैं कन्वर्ट होते हैं हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स जो है लेटेंट जो है हम कहते हैं कि लेटेंट एवेपोरेशन जो एनर्जी है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो भी कैरी कर रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास होती है जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर हायर होता है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, इसलिए इनका जो बर्न है वो सिवियर होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग with boiling water at 100 even 80 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलें जी, शुक्र है। जल्दी से जो है हम आगे चलते हैं। इन पर इनकी जो है स्लाइड नंबर 3 इनकी जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें। स्लाइड 3 इनकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें। 3 आ गई है, एग्जैक्टली। तो इस वक्त आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे और आगे चलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी क्या है, वो टेम्परेचर जिसपे के सब्सटेंस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। हॉट वाटर भी तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हॉट वाटर भी तो उतना ही बर्न करेगा इतना कि स्ट्रीम, बिकॉज स्ट्रीम, देखो मैं बताऊं आपको कि हॉट वाटर, जैसे आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हो, उस पर अगर हम बात करते हैं तो वो वाटर है, वो वेपराइज नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर है। उसमें जो हमने टेम्परेचर उसे प्रोवाइड किया, लेट्स सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका टेम्परेचर 100 ही है। लेकिन अगर एक चीज जो है क्या करती है, एवेपोरेट कर चुकी है, तो वो सिस्टम की एनर्जी को जो है लेके गई है, इट मींस कि उसकी एनर्जी सिस्टम की एनर्जी से ज्यादा ही होगी। तो स्टीम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी काफी हाई होती है, इसलिए उससे बर्न जो होता है वो काफी सिवियर किस्म का होता है। ठीक है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, एप्लीकेशंस क्या है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं पहली एप्लीकेशन है प्रेशर कुकर की, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास इसकी जो है यूटिलाइजेशन कहां पर है, जी जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं आरटीएम। मैं आपसे कह रहा था कि भी इसकी यूटिलाइजेशन कहां पर है, हम कुकिंग के पर्पस के लिए इसका जो है बेसिक तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि इन प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंस मोर अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, इन वाटर, therefore cooking becomes very quick, ठीक है, and increase external pressure due to increase external pressure। ठीक है जी, जब आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हो तो प्रेशर कुकर के इस्तेमाल करते हुए जो आपका प्रेशर है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर वो इंक्रीज कर जाएगा,
जब वो इंक्रीज करेगा तो हम कहते हैं कि फिर मोर हीट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है और इस तरीके से कुकिंग जो है जल्दी हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। जी हम डन बताएं क्वेश्चन। वो क्या था कि हमारा हमने रूल सेट किया था कि जब हम ड्यूरिंग द लेक्चर मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को तो उस वक्त मैं अभी जो है क्वेश्चन नहीं देखूंगा। सो उस वक्त मैंने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, जिस वक्त मैं कहता हूँ क्वेश्चन करें उस वक्त क्वेश्चन कर लिया करें। ठीक है, जल्दी से बताएं शाबाश हमदान क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन जल्दी से बता दें, आप लोगों ने कुछ पूछना है क्योंकि हम आपके लिए वेट कर रहे हैं ना भाई, ठीक है, ताकि फिर हम आगे चल सकें। सो एक प्रेशर कुकर की एग्जांपल है, मतलब इसकी एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है वैक्यूम डिस्टिलेशन की। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो सब्सटेंसेस का तो इस मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो हम यहाँ ये अच्छा आरटीएम मुझसे क्वेश्चन कर रही हो किसी और से कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का हम बात कर रहे थे। हम कहते हैं बहुत से हमारे पास मिक्सचर जो होते हैं, इनमें मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम टेम्परेचर हाई करते हैं और इससे क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड यानी मिक्सचर के अंदर मौजूद जो है, हम कहते हैं कि जो कंपोनेंट है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एवेपोरेट कर जाएगा, उसे हम कंडेंस कर लेंगे, वो सेपरेट आउट हो गया। लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि जो है डिस्टिलेशन के जो है अंदर जो हम डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं किसी कंपाउंड के ऊपर तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल मेंशन की हुई है ग्लिसरीन की कि 290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम 290 तक लेके जाएंगे टेंपरेचर को तो ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर हम इसकी डिस्टिलेशन का अमल करते हैं बाय यूजिंग द वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसमें कि क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब लोअर टेंपरेचर के ऊपर भी ये सब्सटेंस जो है वो क्या कर सकता है, बॉइल कर सकता है और एवेपोरेट हो सकता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम डिस्टिल आउट करेंगे एट लोअर टेंपरेचर विच इज 210 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर रखना पड़ेगा 50 टॉर। ठीक है, 50 टॉर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं भी प्रेशर कैंसिल होगा, ठीक है, चाहे तो मरकरी विल मूव। बिल्कुल हमदान आपने क्वेश्चन क्या पूछा मुझे समझ कुछ नहीं आ रही है इसकी। इफ प्रेशर आर इक्वल, अगर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, देखो जो मरकरी कॉलम ने अपनी हाइट गेन कर ली है तो वो बैलेंस आउट हो जाएगी, यानी कि हम कहते हैं कि फिर उसके बाद उस मरकरी हाइट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, मरकरी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है जी, देखो हमने कहा था ना P इज इक्वल टू पी ए प्लस डेल्टा एच, ये लिखा था ना हमने। ठीक है, ये उसी वक्त होता है कि जब हमारे पास दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वेपर्स का, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी हमारे पास जो हाइट जो गेन की है मरकरी ने वो स्टेबल होगी, फर्दर उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। जी क्वेश्चन आप लोगों का है सर प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर कैसे वाटर पर एक्ट करता है। देखो हम जब उस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे तो प्रेशर कुकर के बंद करने से, टाइटली बंद करने से क्या होगा कि भाई जो वेपर्स इनसाइड द क्या कहते हैं कुकर डेवलप होंगे वो बाहर नहीं जा सकेंगे। और दूसरा ये कि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई ही नहीं हो पाएगा इनसाइड द मटेरियल जो प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद है। ठीक है, सो जब हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यानी कि मोर वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे कुकिंग का अमल आसान हो जाएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे दोबारा फिर पूछ लेना। ठीक है सर, एक्सटर्नल प्रेशर कम कैसे होगा। मालूम मैंने आपसे कहा कि हम टाइटली क्लोज कर देते हैं ना प्रेशर कुकर को, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई ही नहीं हो सकता इनसाइड द मटेरियल। कुकर प्रेशर कुकर के अंदर जो मटेरियल है उस पे हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि हमने उसको टाइटली क्लोज कर दिया है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर फिर उसको उस पे कम अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, उस पे प्रेशर कुकर के अंदर जो मटेरियल है वो कम फील करता है जो है एक्सटर्नल प्रेशर को, जिसकी वजह से हम कहते हैं बल्कि इंक्रीज कर देता है, सॉरी नॉट डिक्रीज, ये इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट अपलिफ्ट होता है वाटर का। जब बॉइलिंग पॉइंट अपलिफ्ट होगा तो हम कहते हैं इनसाइड द प्रेशर कुकर जो वाटर है उसमें वाटर के अंदर हीट के एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, इसकी वजह से हम कहते हैं कुकिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर से पूछ लेना अगर कोई कंफ्यूजन रह भी गई हो तो। बॉइलिंग और स्टीम में रहने के लिए क्या फर्क है, तो स्टीम वेपर्स की फॉर्म के अंदर होता है। बॉइलिंग का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे कि किसी एक सब्सटेंस के प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है, स्टीम जो है सिंपल हम वाटर के वेपर्स को कहते हैं। ठीक है, वाई प्रेशर कुकर ब्लास्ट, वो इस वजह से कि अगर इंटरनली तौर पे इतना ज्यादा हम कहते हैं कि समहाउ प्रेशर डेवलप हो जाए,
तो कि जो हम कहते हैं समहाउ बैलेंस आउट ना हो रहा तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, तैयबा कह रही हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारे पास एक मिक्सचर हो, हम उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक उनका टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, स्पेसिफिक कंपोनेंट इवेपोरेट कर जाएगा, उनके वेपर्स को कंडेंस कर लेंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सब्सटेंस हम जिसको डिस्टिल करना चाहते हैं वो हाई टेंपरेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि ग्लिसरीन का मेंशन किया हुआ है कि 210 के ऊपर सॉरी 290 के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है 760 टॉर के अंदर। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई फिर इसके लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे ताकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाए। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो फिर क्या होगा कि हम थोड़े टेंपरेचर के ऊपर ही इसे डिस्टिल कर सकेंगे। जी, वैक्यूम डिस्टिलेशन को आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोबारा से। जी, क्वेश्चन अगर आप लोगों का तो बताएं जल्दी से, हाउ कैन अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर? देखिए एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस वक्त भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सब पर अप्लाई हो रहा है। कुकर तो सर कुकर में तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है। एग्जैक्टली उमर, मैंने जो है बताया आपको कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज करे, ताकि उनकी कुकिंग का अमल जो है वो एक ज्यादा स्पीड रेट पर जो है वो हो सके। इंक्रीज होगा अस्मा, इंक्रीज होगा इन केस ऑफ प्रेशर कुकर। मैंने वो उसमें जो है मतलब आप लोगों को जो बताया था उसमें मैंने इंक्रीज का वर्ड बाद में यूटिलाइज कर लिया था। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन बता दी है। अब बताएं कि कंफ्यूजन है नहीं है तो फिर क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। जल्दी से बताएंगे आप लोग, कोई कंफ्यूजन है नहीं है तो हम जल्दी से आगे मूव करेंगे। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है नहीं है? ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन दोबारा बता दें, हाजरा कह रही हैं तो मैंने आपको बताया कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कंपाउंड जिनको हम डिस्टिल करना चाहते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो फिर वैक्यूम का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और कम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि वो डिस्टिल आउट हो जाएगा सब्सटेंस, जैसे कि हमने यहाँ ग्लिसरीन की एग्जांपल ली थी। प्रेशर कुकर के लिए हमने कहा था कि हम उसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने से क्या होगा कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा इनसाइड द मटेरियल ऑफ प्रेशर कुकर। इसकी वजह से क्या होगा कि वो लेस एक्सटर्नल प्रेशर फील करेगा, इसकी वजह सॉरी मोर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो फील करेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रेज करेगा। इसकी वजह से हम कहते हैं वाटर के अंदर कैपेसिटी है कि वो मोर एंड मोर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके और वो जल्दी से कुक हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर नहीं हुआ? मैंने क्लियर किया, बताना हमरा की कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4 लगा दें इनकी स्क्रीन पर। स्लाइड नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आएगी। ठीक है, इसमें आप देखें मैंने टेबल बनाया हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की, जहां तक हमने बात की है। देखो आप ये बात जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है विद द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हो तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1489 टॉर हो, ठीक है, तो 1489 टॉर के ऊपर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट 120 होगा। ठीक है, बिल्कुल उमर, मैंने आपको बताया कि प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है और वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, आपने बस ये क्लियर रखना है अपने पास। ठीक है जी, अच्छा, तो उसके बाद 700 टॉर अगर हमारे पास हो एक्सटर्नल प्रेशर तो हम कहते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं मेरा कोई इशू नहीं है। 3 जो है मंथ्स का ये सेशन है, इसमें आप कंप्लीट करवा देंगे तैयारी, बेफिक्र रहें। ठीक है, 323 अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर हो तो हमारे पास 69 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है कि माउंट एवरेस्ट है। 23.7 टॉर अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास एक्सटर्नल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है। कुछ पूछना है आप लोगों ने यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दें, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन है तो बताएं। कोई कंफ्यूजन है? इन केस ऑफ प्रेशर कुकर विच विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर, देखो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाता है, और रिड्यूस होने की वजह से सॉरी नॉट रिड्यूस, मैं फिर से इसको जो है आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सर ये टेबल याद करेंगे एग्जैक्टली फायजा, आपने इसको याद करना है ताकि आपको जो है अजबर रहे, याद रहे, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवाऊंगा। इनकी स्क्रीन जो है रेस कर दें, मतलब कि व्हाइट बोर्ड पर इनको ले आए, एमसीक्यू करते हैं। स्क्रीन की क्लियर कर दी है?
ठीक है, अब हम करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और उसमें जो एप्लीकेशन हमने की थी प्रेशर कुकर की, ठीक है, उसको हम देखते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। हम कभी कहते हैं कि जी बढ़ेगा, कभी कहते हैं कम होगा। सो उससे मुतालिक एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी और मजीद मिल जाए। अच्छा, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? टेम्परेचर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है एक्सटर्नल प्रेशर के कम होने से, नॉट एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर की बात करो मास, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज, ऐसे बड़ा सिंपल सा है, प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज ए ऑप्शन आपके पास इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है लार्ज फ्लेम इज यूज्ड, लार्ज फ्लेम इज यूज्ड। बी आपके पास ऑप्शन जो है इसमें वो क्या है? बी ऑप्शन आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस, राइजेस। सी ऑप्शन आपके पास इसमें क्या है? हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और डी ऑप्शन आपके पास इसमें क्या है? लास्ट ऑप्शन जिसको हम कहते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज। जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन सही बनता है? ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर के इस्तेमाल के अंदर आप उसको टाइटली जो है क्लोज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है, बढ़ता है, ठीक है। सो उसको देखते हुए आप जल्दी से बताएं कौन सी ऑप्शन राइट बनती है, जल्दी से देख के बताएं। एग्जैक्टली बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हो, जब आप उसको टाइटली क्लोज कर देते हो, तो टाइटली क्लोज करते हुए आप क्या करते हो, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हो। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी रेज करेगा। हम कहते हैं कि वाटर के अंदर मोर कैपेसिटी आ जाएगी कि वो वाटर जो है क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करे, और फिर वो हीट ये इस्तेमाल करेगा कुकिंग पर्पस के लिए, और जल्दी से कुकिंग का अमल स्मूथली तौर पे और जल्दी से हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, एग्जैक्टली बिल्कुल इंक्रीज करेगा प्रेशर, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होगा कि वाटर के अंदर कैपेसिटी टू होल्ड, टू एब्जॉर्ब हीट ज्यादा हो जाएगी, और इस तरीके से क्या होगा, कुकिंग का अमल जो है फास्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा और इजी जो है हमारे पास हो जाएगा, यानी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्लियर हो गया आप लोगों को ये? आमना कह रही है कि डी ऑप्शन क्यों नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज। देखो मेरी बात सुनो, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम डिस्क्राइब करें वो एक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो आपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया है, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वाटर के वेपर्स को मोर जो है क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो एक्सटर्नल प्रेशर को मीट कर सकें और बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर सकें। तो इट मींस वेपर प्रेशर तो कम हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। सर टेस्ट का टाइम हो गया है, एग्जैक्टली जबीन वही हम करने लगे हैं स्टार्ट, ठीक है। टेस्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं जबीन, बिल्कुल। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए जो मैंने आज का जो रखा हुआ है, जितना हमने पढ़ना है उसको हम जल्दी से कवर कर लें, इसके बाद हम फिर जो है मूव करें टूवर्ड्स द टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इस वक्त इनकी स्क्रीन पर फिर जो है स्लाइड लेकर आ जाओ, फिफ्थ स्लाइड, ठीक है। अच्छा, इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर फिफ्थ स्लाइड मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसको देख लें
तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन किया, बॉइलिंग पॉइंट राइज करने से टाइम ज्यादा लगेगा या कम बॉयल होने के लिए। देखो मैं बताऊं हरीम कि चूंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, देखो हमें उससे बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं करवाना, हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हम मोर एंड मोर हीट को जो है वाटर में एब्जॉर्ब करवा सकें, ताकि जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, वो हम कहते हैं कि वो जो है कुक हो सके, ठीक है, यानी वो जल्दी से कुक हो सके। देखो लेट्स सपोज अगर जो हम मीट को मतलब कि जो गोश्त है, ठीक है, इसको हम बनाना चाह रहे हैं और अगर उसने बनना है एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर जाएगा, वो तो एवेपोरेट हो जाएगा, तो जो आपका गोश्त है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम करते क्या है कि हम फिर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हुए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज करते हैं, ताकि जो टेम्परेचर रिक्वायर है गोश्त को पकने के लिए वो उस तक अटेन हो सके, ठीक है जी। वो फिर बी ऑप्शन हमारे पास ठीक था हामिद, ठीक है। सर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, देखो बॉइलिंग पॉइंट की जहां बात है तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो हीट देनी पड़ेगी, एग्जैक्टली देनी पड़ेगी, एग्जैक्टली ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक क्लियर है, चलिए जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। बता दिया अली, मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है प्रेशर कुकर में, तो हीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, एग्जैक्टली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रेशर कुकर की बात करते हो तो उसकी मेन एप्लीकेशन ही बॉइलिंग पॉइंट का रेस करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रेस करोगे तभी हम कहते हैं कि बासानी जो है वो हीट इस्तेमाल होगी डायरेक्टली तौर पे उस मटेरियल को कुक करने के लिए। अब आप मुझे बताएं कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक पढ़ लें या टेस्ट स्टार्ट कर लें, इनका जो है स्लाइड रिमूव कर दें इनकी स्क्रीन से। फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि फिर हम आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक नहीं करते, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को कल कर लेंगे और साथ में फिर हम जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, कल ही कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के आज बहुत ज्यादा हैं। एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर का रिलेशन, देखो एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर की बात जहां तक है तो ऑन एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हो तो इंटरनल प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो सके, ठीक है। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनका टेस्ट लॉन्च कर दे, ये टेस्ट कर लें जल्दी से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक हम फिर कल करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है कल कोशिश करेंगे कि चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। हाँ, टेस्ट इनका आ चुका है, तो टेस्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एमसीक्यू होगा, ठीक है, उसको आपने मतलब कर लेना है, लेकिन ये है कि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, बाकी एमसीक्यूज रिलेटेड तो बाकी ही है।